नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स दी साइन ऑफ दी फोर। मेरा नाम जॉन वाटसन है। कुछ साल पहले की बात है। एक सर्द दोपहर मैं लंदन की ठंडी गलियों से होकर अपने पुराने दोस्त शर्लॉक होम्स के घर 221 बी बेकर स्ट्रीट की ओर जा रहा था। अफगानिस्तान की जंग की यादें और एक घायल कंधा अब भी मेरा साथ नहीं छोड़ते थे। डॉक्टर बनने के बाद भी जिंदगी में खालीपन था। शायद इसी वजह से मैं बार बार होम्स की रहस्यमयी दुनिया की ओर खिंचता चला था। उस दिन जब मैं उसके कमरे में पहुंचा, वो अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा था। सामने एक सुई और शीशी रखी थी। उसने मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया और सुई अपनी बाह में चुभो दी। मैं समझ गया, फिर वही कोकेन। होम्स, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, मैंने कहा। वाटसन, उसने जवाब दिया, जब मेरा दिमाग खाली रहता है तो ये 7% कोकेन ही मुझे जिंदा रखती है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने बात बदल दी। तुम परेशान लग रहे हो, कोई बीमारी या पुरानी याद? मैं मुस्कुराया। बस कुछ नया चाहिए जिंदगी में, तो चलो एक नया रहस्य सुलझाते हैं, होम्स बोला और उठ खड़ा हुआ। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ रोचक शुरू होने वाला था। मिसेस हडसन, हमारी मकान मालकिन ने दरवाजा खोला और एक युवती अंदर आई। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। उसके सुनहरे बाल हल्के से बिखरे हुए थे और उसकी नीली आंखें किसी जवाब की तलाश में थी। मिस्टर शर्लॉक होम्स? उसने धीमी आवाज में पूछा। जी हाँ, होम्स ने कहा और उसे बैठने का इशारा किया। और मुझे लगता है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में एक दर्द था और उसकी कहानी सुनने की उत्सुकता मुझे भी हो रही थी। होम्स ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और उसकी ओर ध्यान से देखा। बताइए मिस मोस्टन, सब कुछ शुरू से। मैरी ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मेरे पिता कैप्टन आर्थर मोस्टन ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। 10 साल पहले 1978 में वो लंदन आए थे। मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम भेजा था कि वो लंदन के लैंग होटल में ठहरे हैं और मुझे उनसे मिलने आना चाहिए। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वो गायब थे। होटल के लोगों ने कहा कि वो उस रात बाहर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। होम्स की आंखें सिकुड़ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने उनकी बहुत खोज की, मैरी ने कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 6 साल पहले 1982 में मुझे एक अखबार में छपा एक विज्ञापन मिला। उसमें लिखा था कि जो कोई भी कैप्टन मोस्टन के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। मैंने उस विज्ञापन का जवाब दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने पूछा, क्योंकि अब मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी। फिर मैरी ने कहा, हर साल पिछले 6 सालों से मुझे एक रहस्यमय तोहफा मिलता है। हर बार एक बड़ा चमकदार मोती। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक छोटा सा डिब्बा जिसमें वह मोती होता है। और आज सुबह मुझे ये पत्र मिला। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और होम्स को दिया। होम्स ने कागज खोला और पढ़ने लगा। मैं उसके कंधे के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था। उसमें लिखा था, मिस मैरी मोस्टन आज रात 7 बजे लिसम थिएटर के बाहर तीसरे खंभे के पास पहुंचे। अगर आपको डर लगे तो दोस्तों को साथ लाएं। आपका शुभ चिंतक। होम्स ने कागज को मेज पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कहा, मिस मोस्टन, ये बहुत दिलचस्प है। आपके पिता का गायब होना, ये मोती और अब ये रहस्यमयी न्योता। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ चलूं? मैरी ने राहत की सांस ली। हाँ मिस्टर होम्स, मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। तो ठीक है, होम्स ने कहा और मेरी ओर देखा। वाटसन, क्या आप भी तैयार हैं? मुझे लगता है कि ये रात कुछ खास होने वाली है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरे दिल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैरी मोस्टन की कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया था और होम्स के साथ एक नए रहस्य की शुरुआत होने वाली थी। हमने अपने कोट उठाए और शाम के 7 बजने से पहले लिसम की ओर चल पड़े। रास्ते में होम्स चुप था, लेकिन मैं जानता था
कि उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब आती थी जब कोई नया रहस्य उसके सामने होता था। मैंने मैरी की ओर देखा। वो भी चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण थी। जब हम थिएटर के पास पहुंचे तो 7 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तीसरा खंभा हमारे सामने था। हमने इंतजार शुरू किया। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अंधेरे में से एक छाया उभरी। एक लंबा पतला आदमी जिसके हाथ में एक लाल टिन की लालटेन थी, हमारे सामने आ खड़ा हुआ। मिस मैरी मोस्टन? उसने पूछा। हाँ, मैरी ने जवाब दिया। मेरे साथ आइए, उसने कहा। आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही हम उस अजनबी के पीछे चल पड़े, उस रात के रहस्य की ओर जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैं उस ठंडी रात को लिसम थिएटर के बाहर मैरी मोस्टन के साथ था और सामने खड़ा था वो अजनबी जिसके हाथ में लालटेन की मध्यम रोशनी हवा में हिल रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मेरे साथ आइए, उसने दोबारा कहा, और बिना हमारा जवाब सुने वो आगे बढ़ गया। होम्स ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी। हर कदम के साथ सड़कें और संकरी होती जा रही थी। वो अजनबी तेजी से चल रहा था और हमें उसका पीछा करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। मैंने अपने कोट की कॉलर ऊपर कर ली क्योंकि ठंड मेरे शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। यह आदमी कौन था? हमें कहाँ ले जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, मैरी के पिता के साथ क्या हुआ था? करीब 20 मिनट बाद हम एक सुनसान सड़क पर रुक गए। सामने एक पुरानी झरझर हवेली थी। उसका दरवाजा लकड़ी का था जो समय के साथ काला पड़ चुका था। अजनबी ने लालटेन उठाई और दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। एक नौकर जैसा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर चुपचाप रास्ता दे दिया। हम अंदर दाखिल हुए। हवेली का भीतरी हिस्सा बाहर से भी ज्यादा पुराना और उदास लग रहा था। दीवारों पर नमी की गंध थी और छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़न थी जो मेरे गले में खराश पैदा कर रही थी। उस अजनबी ने हमें एक बड़े कमरे में ले जाकर बैठने का इशारा किया। कमरे में एक पुरानी मेज और कुछ कुर्सियां थी। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी से कमरे का आधा हिस्सा ही दिख रहा था। आप लोग यही इंतजार करें, उसने कहा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। होम्स, मैंने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है? ये जगह ठीक नहीं लग रही। होम्स ने अपनी उंगलियां मेज पर टिकाई और कमरे को ध्यान से देखा। वाटसन, उसने जवाब दिया, हर रहस्य की शुरुआत थोड़ी अंधेरे से होती है। ये जगह पुरानी जरूर है, लेकिन इसमें कुछ छिपा हुआ है। क्या आपने उस अजनबी के जूतों पर ध्यान दिया? उन पर कीचड़ था, ताजा कीचड़। इसका मतलब वो हाल ही में नदी के किनारे से आया है। मैंने उसकी बात पर गौर किया। होम्स की नजरें हमेशा ऐसी चीजें पकड़ लेती थी जो मेरे लिए अदृश्य होती थी। उसकी उम्र शायद 40 के आसपास होगी। उसका चेहरा गोल था और उसकी आंखें छोटी छोटी लेकिन तेज। उसने एक पुराना कोट पहन रखा था जो उसके कंधों पर ढीला लटक रहा था। मिस मैरी मोरेन, उसने कहा और अपनी टोपी उतार कर एक तरफ रख दी। मेरा नाम थड़ीकैडू है, उसने कहा, लेकिन पहले मुझे ये यकीन करना था कि आप वही है जिसकी हमें तलाश थी। आपके पिता कैप्टन आर्थर मोस्टन मेरे पिता मेजर जॉन सोल्ट के दोस्त थे। मैरी की आंखें चौड़ी हो गई। आप मेरे पिता को जानते थे? वो कहाँ है? थड़ीकैडू ने गहरी सांस ली। मुझे डर है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको परेशान कर सकता है। आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैरी ने अपने हाथों को चेहरे पर रख लिया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं खुद को रोक नहीं सका और उसकी ओर बढ़ा। मिस मोस्टन, मैंने कहा,
हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। होम्स चुपचाप सब सुन रहा था। उसने थड़ीकैडू की ओर सिर हिलाया। हाँ, आप ठीक कहते हैं। बात यह है कि मेरे पिता और कैप्टन मोस्टन हिंदुस्तान में एक साथ थे। वे दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। वहां उनकी मुलाकात एक खजाने से हुई, एक बहुत बड़े खजाने से जो आगरा के किले में छिपा था। उस खजाने में सोने चांदी के सिक्के, हीरे, मोती और ना जाने क्या क्या था। मैं चौंक गया। खजाना? मैंने कहा, कैसा खजाना? यह कोई साधारण खजाना नहीं था। डीएस ने कहा, यह एक राजा का खजाना था जो सालों से छिपा हुआ था। मेरे पिता और कैप्टन मोस्टन ने इसे हासिल करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सौदा करना पड़ा, एक खतरनाक सौदा। होम्स की आंखें सिकुड़ गई। किसके साथ सौदा? उसने पूछा। 2 हिंदुस्तानी कैदियों के साथ, डीएस ने जवाब दिया। वो लोग अंडमान द्वीप के जेल में बंद थे। मेरे पिता वहां अफसर थे। उन कैदियों ने खजाने का राज बताया, लेकिन बदले में अपनी आजादी मांगी। मेरे पिता और कैप्टन मोस्टन ने उन्हें आजाद करने का वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। मैरी ने अपना सिर उठाया। तो मेरे पिता ने धोखा दिया? नहीं, डीएस ने जल्दी से कहा। धोखा मेरे पिता ने दिया। जब खजाना उनके हाथ लगा तो मेरे पिता ने सारा ही अपने पास रख लिया। वो कैप्टन मोस्टन को कुछ नहीं देना चाहते थे। 10 साल पहले जब कैप्टन लंदन आए तो वे मेरे पिता से मिलने गए। दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में मेरे पिता ने कैप्टन को धक्का दे दिया और उनका सिर एक मेज से टकरा गया। वो वहीं मर गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैरी के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं खुद ये सुनकर हैरान था। होम्स ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और कहा, फिर क्या हुआ? मेरे पिता ने उस रात कैप्टन की लाश को छिपा दिया, डीएस ने कहा। लेकिन उसके बाद से वो डर में जीने लगे। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। वो हर रात बड़बड़ाते थे कि खजाना शापित है। 6 साल पहले उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे और मेरे भाई बार्थों को सब बताया। उन्होंने कहा कि खजाना मिस मैरी का हक है, क्योंकि उनके पिता को उसका हिस्सा मिलना चाहिए था। तो ये मोती? मैरी ने पूछा। वो मैंने भेजे, डीएस ने कहा। मुझे अपने पिता के गुनाह का बोझ कम करना था। मैंने खजाने में से कुछ मोती निकाले और हर साल आपको भेजे। लेकिन अब मेरा भाई बार्थो पूरा खजाना अपने पास रखना चाहता है। वो मुझे मना करता है कि आपसे कुछ कहूं, लेकिन आज मैंने फैसला किया कि आपको सच बताऊंगा। होम्स ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर शोटो, उसने कहा, आपने सही किया, लेकिन ये खजाना अब कहाँ है? मेरे भाई के पास, डीएस ने कहा। पौंडीचेरी लॉज में। वो वहां अकेला रहता है और खजाने की रखवाली करता है, तो हमें वहां चलना चाहिए। मैंने कहा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, होम्स ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मिस मोस्टन, क्या आप तैयार हैं? ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैरी ने हाँ में सिर हिलाया। हम सब उस हवेली से बाहर निकले। रात गहरी हो चुकी थी और धुंध और घनी हो गई थी। डीएस ने एक गाड़ी बुलाई और हम पौंडीचेरी लॉज की ओर चल पड़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन एक बात साफ थी, यह रात मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी रातों में से एक थी। मैं, जॉन वॉटसन, उस रात डीएस शोल्ड की पुरानी हवेली से बाहर निकला। मेरे साथ शर्लॉक होम्स और मिस मैरी मोस्टन थे। हवा में ठंडक थी और लंदन की सड़कों पर धुंध का घना पर्दा छाया हुआ था। डीएस ने घोड़ा गाड़ी की ओर इशारा किया। चालक, एक मोटा ताजा आदमी गाड़ी के पास खड़ा हमें देख रहा था। उसकी टोपी नीचे झुकी हुई थी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। ये हमारी सवारी है, डीएस ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोला। पौंडीचेरी लॉज ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ता थोड़ा जटिल है। मैंने मैरी की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, शायद सच जानने की उम्मीद। होम्स ने चुपचाप गाड़ी में कदम रखा और मैंने मैरी को सहारा देकर अंदर बिठाया।
डीएस सबसे आखिर में चढ़ा और चालक को चलने का इशारा किया। गाड़ी के पहिए सड़क पर सरसराने लगे और हम उस रहस्यमयी रात में आगे बढ़ चले। गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा धुंधला था। सड़क के किनारे जलती हुई गैस की लालटेनें धुंध में भूतों की तरह लग रही थी। मैंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और अपनी रिवॉल्वर को छुआ। अफगानिस्तान की जंग ने मुझे हमेशा तैयार रहना सिखाया था और उस रात मुझे लग रहा था कि शायद उसकी जरूरत पड़ सकती है। होम्स, मैंने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है, क्या हम थडियम? होम्स ने जोर शब्द में कहा, मैं तथ्यों पर यकीन करता हूं। थडियम के हाथों पर ध्यान दिया। वो बार बार कांप रहे थे। वो डरा हुआ है, होम्स ने कहा, शायद अपने भाई से या फिर उस खजाने के शाप से। मैंने उसकी बात पर गौर किया। होम्स की नजरें हमेशा मेरे लिए एक सबक होती थी। मैंने डीएस की ओर देखा। वो अपने कोट की जेब से एक छोटी शीशी निकाल रहा था। उसने उसे खोला और एक घूंट लिया। हवा में शराब की तेज गंध फैल गई। मिस्टर शोल्ट, मैरी ने कहा, आपने कहा कि मेरा हक उस खजाने पर है, लेकिन अगर आपका भाई इसे नहीं देना चाहता तो हम क्या करेंगे? थडियम को समझाना मुश्किल है, उसने कहा। वो जिद्दी है। उसे लगता है कि खजाना अब हमारा है और वो इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। लेकिन मैं उसे मनाऊंगा। आपको आपका हिस्सा मिलेगा, मिस मोस्टन। ये मेरा वादा है। गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने बाहर झांका। हम एक सुनसान इलाके में थे। सामने एक ऊंचा लोहे का गेट था जिसके पीछे एक बड़ी हवेली दिख रही थी। उसका आकार अंधेरे में डरावना लग रहा था। गेट पर जंग लग चुकी थी और उसके किनारे पर कांटेदार तारे लटक रही थी। यह पौंडीचेरी लॉज है, डीएस ने कहा और गाड़ी से उतर गया। हम भी उसके पीछे बाहर आए। चालक ने घोड़ों को शांत किया और हमें अकेला छोड़कर गाड़ी को एक तरफ ले गया। होम्स ने हवेली को ध्यान से देखा। ये जगह किसी किले से कम नहीं, उसने कहा। देखिए, खिड़कियों पर लाठें हैं और दरवाजे पर ताला भारी है। जो भी अंदर है वो कुछ छिपा रहा है। डीएस ने गेट पर लगी घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक बूढ़ा नौकर बाहर आया। उसके हाथ में एक लाठी थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने थडियम को संदेह से देखा, लेकिन कुछ न कहकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और हमें अंदर ले गया। हवेली का बगीचा जंगल की तरह था। पेड़ पौधे उलझे हुए थे और रास्ते पर कंकड़ बिछे हुए थे जो हमारे जूतों के नीचे छटक रहे थे। हम मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। वो लकड़ी का था, लेकिन उस पर लोहे की मोटी छड़ें जड़ी हुई थी। मैक मर्डो ने दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। हवेली का भीतरी हिस्सा, थडियम टंगे हुए थे, तलवारें, भाले और ढाले। एक कोने में एक बड़ा शीशा रखा था जिसमें हमारा प्रतिबिंब धुंधला दिख रहा था। बार्थोलोमू ऊपर है, मैक मर्डो ने कहा। वो अपने कमरे में बंद है। हम सीढ़ियों की ओर बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां पुरानी थी और हर कदम पर चरमराने की आवाज हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऊपर क्या इंतजार कर रहा था, लेकिन होम्स की शांत मुद्रा मुझे हिम्मत दे रही थी। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था। डीएस ने दरवाजे पर दस्तक दी। बार्थोलोमू, उसने कहा। मैं हूं, डीएस। दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डीएस ने फिर से दस्तक दी, इस बार जोर से। बार्थोलोम, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मिस मैरी मोस्टन है। हमें बात करनी है। फिर भी सन्नाटा। होम्स ने मेरी ओर देखा और धीमे से कहा, वॉटसन, कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसे धक्का दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। होम्स ने दरवाजा खोला। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें अंधेरा छाया हुआ था।
एक छोटी खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। कमरे के बीच में एक मेज थी और मेज के पास एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसकी आंखें खुली थी। मैंने करीब जाकर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी। बार्थोलोमू, डियस चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन होम्स ने उसे रोक लिया। रुकिए, होम्स ने कहा, वो मर चुका है। मैरी ने एक हल्की चीख मारी और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने उसे संभाला और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। मैंने होम्स की ओर नजर डाली। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थी। ये हत्या है, होम्स ने कहा। देखिए, उसके गले पर एक छोटा सा निशान है, शायद कोई जहरीली सुई। और खिड़की, वो थोड़ी खुली है, हत्यारा बाहर से आया होगा। डियस अपने घुटनों पर गिर पड़ा। ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ा रहा था। खजाना, वो खजाना कहाँ है? होम्स ने कमरे के एक कोने की ओर देखा। वहां एक लोहे का संदूक रखा था, लेकिन उसका ढक्कन खुला हुआ था। मैं उसके पास गया और अंदर झांका। संदूक खाली था। खजाना गायब है, मैंने कहा। होम्स ने एक गहरी सांस ली। वॉटसन, ये मामला जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हमें हत्यारे को ढूंढना होगा और खजाने को भी। उस रात पौंडीचेरी लॉज में खड़ा मैं ये सोच रहा था, क्या हम सच तक पहुंच पाएंगे? बार्थोलोम की लाश, खाली संदूक और मैरी की उम्मीदें, सब कुछ एक उलझन बन चुका था। लेकिन होम्स की आंखों में वो चमक थी जो मुझे यकीन दिला रही थी कि वो इस अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेगा। मैं, जॉन वॉटसन, उस रात पौंडीचेरी लॉज के उस कमरे में खड़ा था जहां बार्थो शोल्ड की लाश कुर्सी पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर जमी वो अजीब मुस्कान मुझे परेशान कर रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय थड़ियों के। वो अपने भाई के पास फर्श पर बैठा था, अपने सिर को हाथों में थामे। मिस मैरी मोस्टन मेरे बगल में खड़ी थी। उसका हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और मैं महसूस कर सकता था कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। शर्लॉक होम्स कमरे के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें हर कोने को छान रही थी। वो शांत था, लेकिन उसकी हर हरकत में एक मकसद था। उसने बार्थोलोम्यू की लाश की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अपने कोट की जेब से एक छोटा सा आवर्धक लेंस निकाला और लाश के गले पर उस नन्हे निशान को ध्यान से देखने लगा। वॉटसन, उसने कहा, यहां आइए, इसे देखिए। मैंने मैरी को एक कुर्सी पर बिठाया और होम्स के पास पहुंचा। उसने मुझे लेंस थमाया। मैंने बार्थोलोमू के गले पर ध्यान दिया। वहां एक छोटा सा छेद था, जैसे किसी नुकीली चीज से छिपाया गया हो। आसपास की त्वचा हल्की लाल थी, लेकिन खून का नामो निशान नहीं था। ये क्या है, होम्स? मैंने पूछा। किसी सुई का निशान? बिल्कुल, होम्स ने जवाब दिया। लेकिन ये कोई साधारण सुई नहीं थी, ये जहरीली थी। देखिए उसके चेहरे की मुस्कान। ये किसी तेज जहर का असर है, शायद स्ट्रिक्नाइन या कोई ऐसा ही पदार्थ। मौत तुरंत हुई होगी। मैंने लाश को फिर से देखा। एक डॉक्टर के तौर पर मुझे उसकी बात समझ आ रही थी। स्ट्रिक्नाइन जैसे जहर से मांसपेशियां सख्त हो जाती है और चेहरा ऐंठ जाता है। लेकिन ये सब इतनी चुपके से कैसे हुआ? मैंने होम्स की ओर देखा। हत्यारा अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद था। होम्स ने मुस्कुराते हुए खिड़की की ओर इशारा किया। वहां से, वॉटसन, देखिए, खिड़की थोड़ी खुली है और फर्श पर वो निशान। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। फर्श पर धूल जमी हुई थी और उसमें कुछ अजीब से निशान थे। वो गोल थे, जैसे किसी लकड़ी की चीज से बने हों। मैंने होम्स की ओर सवालिया नजरों से देखा।
ये किसी पैर के निशान नहीं है। होम्स ने कहा, ये एक लकड़ी के पैर के निशान है। हमारे हत्यारे का एक पैर नकली है। मैं चौंक गया। लकड़ी का पैर? आपका मतलब है कि हत्यारा अपंग था? हाँ, होम्स ने कहा, और बहुत चालाक भी। उसने खिड़की से अंदर झांका, इस जहरीली सुई को किसी तरह फेंका या चलाया और फिर चुपचाप गायब हो गया। लेकिन वो अकेला नहीं था। कैसे पता? मैंने पूछा। होम्स ने खिड़की के बाहर की ओर इशारा किया। वहां देखिए, छत पर कुछ और निशान है, नन्हे पैरों के। कोई दूसरा शख्स उसके साथ था, जो बहुत छोटे कद का है, शायद कोई बच्चा। या फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और कमरे में इधर उधर देखने लगा। मैं उस खाली संदूक के पास गया जो कोने में रखा था। और खजाना? मैंने कहा। क्या हत्यारे इसे ले गए? होम्स संदूक के पास आया और उसे ध्यान से देखा। उसने अपनी उंगलियां संदूक के किनारे पर फेरी। हाँ, खजाना यही था। देखिए, अंदर की लकड़ी पर कुछ खरोंचे हैं, शायद किसी भारी चीज को खींचने से बनी है। लेकिन ये संदूक बहुत बड़ा है, इसे खिड़की से बाहर ले जाना नामुमकिन है। तो फिर खजाना कहाँ गया? थडियम ने उसकी ओर देखा। मिस्टर शोल्ड, आप अपने भाई को कितना जानते थे? क्या उसने कभी आपको बताया कि वो खजाने को कहीं और छिपा सकता है? थडियम अपने पास रखता था। होम्स ने एक गहरी सांस ली और कमरे के चारों ओर देखा। तो फिर हमें ढूंढना होगा, लेकिन पहले हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने मैरी की ओर देखा। वो अभी भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें अब सूख चुकी थी। मिस मोस्टन, मैंने कहा, आप ठीक है? उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, डॉक्टर वॉटसन, लेकिन ये सब, मेरे पिता, ये खजाना और अब ये हत्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम सच तक पहुंचेंगे? मैंने उसे भरोसा दिलाया। होम्स इसे सुलझा लेगा। तभी बाहर से घोड़ों की टाप की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांका। 2 पुलिस वाले एक गाड़ी से उतर रहे थे। उनके पीछे एक मोटा, भारी भरकम आदमी था, जिसके हाथ में एक छड़ी थी। वो तेजी से हवेली की ओर बढ़ रहा था। ये स्कॉटलैंड यार्ड के लोग हैं, होम्स ने कहा। शायद मैक मर्डो ने उन्हें खबर कर दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैक मर्डो ने पुलिस वालों को अंदर ले आया। वो मोटा आदमी हमारे सामने आया। उसका चेहरा लाल था और उसकी मूंछें घनी थी। मैं इंस्पेक्टर एथिल नहीं, जोनस हूं, उसने कहा। यहां क्या हुआ? होम्स ने शांत स्वर में जवाब दिया। मिस्टर बार्थो दोम शल्टियर और खजाना गायब है। जोनस ने होम्स को ऊपर से नीचे तक देखा। आप वो शौकीन जासूस हैं, है ना? शर्लॉक होम्स, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, जोनस ने कहा। यह मामला मैं संभाल लूंगा। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। जैसा आप चाहें, इंस्पेक्टर, लेकिन शायद आपको यह जानना चाहिए कि हत्यारे का एक पैर लकड़ी का है और उसके साथ कोई छोटे कद का साथी था। जोनस चौंक गया। क्या? यह आपने कैसे पता किया? जरा कमरे को देखिए, होम्स ने कहा। सब कुछ साफ है। जोनस ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, मैं इसे देखूंगा। आप लोग यहां से हटें। होम्स ने मेरी ओर देखा और इशारा किया। हम मैरी और डियस को लेकर कमरे से बाहर निकले। गलियारे में खड़े होकर मैंने होम्स से पूछा, अब क्या करेंगे? वॉटसन, उसने कहा, पुलिस अपनी जांच करेगी, लेकिन वो गलत रास्ते पर जाएगी। जोनस को लगता है कि ये कोई साधारण चोरी है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। हमें उस लकड़ी के पैर वाले आदमी को ढूंढना होगा और इसके लिए हमें बाहर जाना होगा। लेकिन खजाना? मैंने पूछा। खजाना अभी भी इस हवेली में हो सकता है, होम्स ने कहा, या फिर हत्यारे इसे ले गए। हमें दोनों संभावनाओं पर काम करना होगा, लेकिन पहले हमें कुछ और सुराग चाहिए। हम बाहर बगीचे में पहुंचे। चांद की रोशनी में छत साफ दिख रही थी।
होम्स ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और छत पर चढ़ गया। मैं नीचे खड़ा उसे देख रहा था। उसने कुछ देर तक निशानों को देखा, फिर नीचे उतर आया। वॉटसन, उसने कहा, ये छोटे निशान किसी बच्चे के नहीं हैं। ये किसी वयस्क के हैं, लेकिन बहुत छोटे कद के। और देखिए, ये, उसने अपनी उंगली पर एक काला दाग दिखाया। ये कोयला तार है। हत्यारे छत पर से आए और शायद नदी के रास्ते भागे। नदी? मैंने कहा, तो हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, होम्स ने कहा, लेकिन पहले हमें मिस मोस्टन को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। ये रात उनके लिए बहुत भारी हो चुकी है। मैंने मैरी की ओर देखा। वो डियस के पास खड़ी थी, जो अभी भी सदमे में था। मिस मोस्टन, मैंने कहा, आपको बेकर स्ट्रीट चलना चाहिए। वहां आप सुरक्षित रहेंगी। उसने हाँ में सिर हिलाया। धन्यवाद डॉक्टर वाटसन, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूं। मेरे पिता के लिए। हम आपको सच तक पहुंचाएंगे, होम्स ने वादा किया। हमने थडियम की आंखों में वो चमक देखी जो मुझे उम्मीद दे रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर भी था। ये रात खत्म होने से पहले और कितने रहस्य खोलेगी। मैं, जॉन वाटसन, उस रात पौंडीचेरी लॉज से लौट रहा था। मेरे साथ शर्लॉक होम्स और मिस मैरी मोस्टन थे। गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा धुंधला था। लंदन की सड़कें धुंध और अंधेरे में डूबी हुई थी। गाड़ी के पहियों की सरसराहट और घोड़ों की टाप की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था। मेरे दिमाग में बार्थोलोम्यू शोल्ड की लाश की तस्वीर बार बार उभर रही थी। वो जमी हुई मुस्कान, वो छोटा सा निशान और वो खाली संदूक। मैरी मेरे बगल में बैठी थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें खिड़की की ओर टिकी थी। मैं समझ सकता था कि उसके लिए ये रात कितनी मुश्किल रही होगी। पहले अपने पिता की मौत का सच और अब ये हत्या, ये सब किसी के लिए भी सहना आसान नहीं था। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मिस मोस्टन, आप ठीक हैं? उसने मेरी ओर मुड़कर हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ डॉक्टर वाटसन, लेकिन ये सब इतना अजीब है। मुझे लगता था कि खजाना मेरे पिता की यादों को जिंदा करेगा, लेकिन अब ये सिर्फ मौत और रहस्य ला रहा है। हम इसे सुलझा लेंगे। मैंने उसे भरोसा दिलाया। होम्स को ऐसे मामले सुलझाने का हुनर है। होम्स सामने की सीट पर बैठा था। वो चुप था, लेकिन उसकी उंगलियां अपनी ठुड्डी पर टिकी थी। एक संकेत कि उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, होम्स, आप क्या सोच रहे हैं उस लकड़ी के पैर वाले आदमी के बारे में? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे हमेशा रोमांचित करती थी। वॉटसन, उसने कहा, यह मामला साधारण हत्या से कहीं ज्यादा है। लकड़ी का पैर, छोटे निशान, कोलतार का दाग, ये सब एक कहानी कह रहे हैं। हमारे पास दो हत्यारे हैं, एक वो जिसका पैर नकली है और दूसरा उसका साथी जो असाधारण रूप से छोटे कद का है। और खजाना, वो अभी भी एक पहेली है। क्या आपको लगता है कि खजाना हवेली में ही छिपा है? मैंने पूछा। संभव है, होम्स ने जवाब दिया, लेकिन बार्थोलोम्यू की हत्या के बाद उसे ले जाना आसान नहीं था। शायद हत्यारों ने उसे कहीं और छिपाया, या फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। गाड़ी 221 बी बेकर स्ट्रीट के सामने रुक गई। मैंने मैरी को सहारा देकर बाहर निकाला। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी और मिसेस हडसन ने पहले से ही दरवाजा खोल दिया था। वो हमें देखकर थोड़ी हैरान हुई। डॉक्टर वाटसन, मिस्टर होम्स, उसने कहा, इतनी रात को ये युवती कौन है? ये मिस मैरी मोस्टन है। मैंने जवाब दिया। वो आज रात हमारे साथ रहेंगी। मिसेस हडसन ने सिर हिलाया और हमें अंदर ले गई। हम सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में पहुंचे। वहां की गर्माहट और परिचित माहौल ने मेरे तनाव को थोड़ा कम किया। मैंने मैरी को कुर्सी पर बिठाया और मिसेस हडसन से चाय लाने को कहा। होम्स अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया
उसने अपनी पाइप निकाली और उसे जलाया। धुएं की एक हल्की परत कमरे में फैल गई। मिस मोस्टन, उसने कहा, आपको आज रात आराम करना चाहिए, लेकिन कल हमें फिर से काम शुरू करना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैरी ने एक गहरी सांस ली। हाँ मिस्टर होम्स, मैं अपने पिता के लिए सच जानना चाहती हूं, और उस खजाने के लिए भी, अगर वो मेरा हक है। बहुत अच्छे, होम्स ने कहा। वाटसन, आप भी तैयार रहिए, हमें सुबह नदी के किनारे जाना होगा। वो कोलतार का दाग मुझे वहां खींच रहा है। मिसेस हडसन चाय लेकर आई। मैंने मैरी को एक कप थमाया और खुद भी एक ले लिया। चाय की गर्माहट ने मेरे ठंडे हाथों को राहत दी। मैंने होम्स की ओर देखा। आपको लगता है कि हत्यारे नदी के रास्ते भागे? हाँ, होम्स ने कहा। कोलतार नदी के किनारे की नावों और गोदिया से आता है, और वो छोटे निशान, वो किसी ऐसे शख्स के हैं जो हल्का और फुर्तीला है। शायद कोई नाविक या फिर कोई ऐसा इंसान जो नदी को अच्छे से जानता हो। मैंने चाय का एक घूंट लिया और सोचने लगा। लकड़ी का पैर वाला आदमी और उसका छोटा साथी, ये दोनों कौन हो सकते थे? और खजाना, क्या वह सचमुच इतना कीमती था कि इसके लिए लोग हत्या तक कर दें? मेरे दिमाग में थडियम, कैप्टन मोरन का वह सौदा, वो धोखा और वो शापित खजाना। होम्स, मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि ये खजाना सचमुच शापित है? डीएस ने कहा था कि उसके पिता को हमेशा डर लगता था। होम्स ने पाइप से एक लंबा कश लिया और हंस पड़ा। वाटसन, शराब जैसी चीजें कहानियों में अच्छी लगती है। सच ये है कि खजाना इंसानों को लालची बनाता है और लालच उन्हें मार डालता है। बार्थोमियो की मौत को श्राप नहीं, बल्कि किसी के गुस्से या बदले का नतीजा है। मैरी ने हमारी बात सुनी और कहा, तो क्या ये हत्या मेरे पिता से जुड़ी है? क्या कोई उनसे बदला ले रहा है? संभव है, होम्स ने कहा। थडियम से कोई या उनका कोई करीबी अब बदला ले रहा हो। लकड़ी का पैर वाला आदमी, हमें उसकी कहानी ढूंढनी होगी। मैंने मैरी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मुझे अपने पिता पर गर्व था। उसने कहा, वो एक सैनिक थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि उन्होंने भी गलतियां की। हम सब गलतियां करते हैं, मैंने कहा, लेकिन आप उनके सच को सामने ला रही हैं। ये हिम्मत की बात है। उसने हल्के से सिर हिलाया। मिसेस हडसन ने आकर बताया कि मैरी के लिए एक अतिथि कमरा तैयार है। मैंने उसे वहां तक छोड़ा। कमरे का दरवाजा बंद करने से पहले उसने मुझसे कहा, डॉक्टर वाटसन, आप और मिस्टर होम्स मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूं। ये हमारा फर्ज है, मैंने जवाब दिया और उसे शुभरात्रि कहा। मैं वापस होम्स के पास लौटा। वो अब खिड़की के पास खड़ा था, बाहर की धुंध को देख रहा था। वाटसन, उसने कहा, मुझे लगता है कि ये मामला हमें हिंदुस्तान की पुरानी कहानियों तक ले जाएगा। वो कैदी, वो खजाना, सब कुछ एक धागे से जुड़ा है। आप क्या करने वाले हैं? मैंने पूछा। सबसे पहले, उसने कहा, मैं अपने कुछ पुराने संपर्कों से मिलूंगा। लंदन में ऐसे लोग हैं जो नदी के अपराधियों को जानते हैं, और आप मिस मोस्टन का ध्यान रखिए। वो इस कहानी का अहम हिस्सा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पुलिस जोनस क्या करेगा? होम्स ने हंसते हुए कहा, जोनस हमेशा की तरह गलत रास्ते पर जाएगा। वो थडियम अभी आजाद है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे शरीर में थकान थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी उलझन में घूम रहा था। होम्स, मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि हम इसे सुलझा लेंगे? उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। वाटसन, जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, कोई रहस्य अनसुलझा नहीं रह सकता। अब सो जाइए, कल एक लंबा दिन होगा। मैंने उसकी बात मानी और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। बिस्तर पर लेटते हुए मैं सोच रहा था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रातों में से एक थी। मैरी की उम्मीदें, होम्स की चमकती आंखें और वो लकड़ी का पैर वाला हत्यारा, सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था।
लेकिन एक बात साफ थी, हम अभी इस कहानी की शुरुआत में थे और आगे का रास्ता और भी रहस्यमय होने वाला था। मैं जॉन वाटसन उस सुबह 221 बी बेकर स्ट्रीट पर अपने कमरे में आंखें खोलते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। रात की घटनाएं, पौंडीचेरी लॉज, बार्थोमियो शोल की लाश और वो खाली संदूक मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो लंदन की सड़कें अभी भी धुंध की चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन सूरज की हल्की किरणें उस पर्दे को चीरने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। मैं उठा और तैयार होने लगा। मेरे कंधे में पुरानी चोट की वजह से हल्का दर्द था, लेकिन उस दिन मेरे अंदर एक नई ऊर्जा थी। शायद ये होम्स की मौजूदगी का असर था। उसका हर रहस्य को सुलझाने का जुनून मुझ पर भी चढ़ रहा था। मैंने अपने कपड़े पहने, रिवॉल्वर को जेब में रखा और नीचे बैठक खाने में चला गया। वहां होम्स पहले से मौजूद था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में एक कप चाय लिए। सामने की मेज पर कुछ कागज बिखरे हुए थे और उसकी पाइप अभी भी धुआं छोड़ रही थी। उसने मुझे देखा और कहा, गुड मॉर्निंग वाटसन, उम्मीद है आप अच्छे से सोए, जितना उस रात के बाद सोया जा सकता था। मैंने जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आप क्या कर रहे हैं? सोच रहा हूं, उसने कहा, और कुछ पुरानी फाइलें देख रहा हूं। मुझे याद आया कि कुछ साल पहले अंडमान द्वीप से कैदी भागा था। उसका एक पैर काटा गया था, शायद किसी सजा के तौर पर। अगर वो लंदन तक पहुंचा तो शायद वही हमारा लकड़ी का पैर वाला हत्यारा हो। मैं चौंक गया। आपको लगता है कि वो वही कैदी है जिसने मेजर सोल्ट और कैप्टन मोस्टन से सौदा किया था? संभव है, होम्स ने कहा। उसका नाम जोनाथन स्मॉल था, लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए। आज हम नदी के किनारे जाएंगे। वो कोलतार का दाग मुझे वहां खींच रहा है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मिसेस हडसन अंदर आई। उनके साथ मिस मैरी मोस्टन थी। वो सादी नीली ड्रेस में थी और उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक दृढ़ता थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। मैं आप लोगों के साथ चलना चाहती हूं। होम्स ने उसकी ओर देखा। मिस मोस्टन, ये खतरनाक हो सकता है। आप यहां सुरक्षित हैं। मैं अपने पिता के सच से भाग नहीं सकती, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ होना चाहिए। मैंने होम्स की ओर देखा। वो एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन वाटसन आपके साथ रहेंगे। हमने जल्दी से नाश्ता किया, चाय, टोस्ट और मक्खन। फिर अपने कोट उठाए और बाहर निकल पड़े। सड़क पर एक गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हम उसमें सवार हुए और टेम्स नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में होम्स चुप था, लेकिन मैं जानता था कि उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैंने मैरी से पूछा, आपको रात में नींद आई? थोड़ी बहुत, उसने कहा, लेकिन सपनों में भी वही सब दिखता रहा। मेरे पिता, वो खजाना और वो हवेली, ये जल्दी खत्म होगा। मैंने उसे सांत्वना दी। गाड़ी नदी के किनारे रुक गई। हम बाहर निकले। टेम्स का पानी सुबह की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन हवा में नमी और मछलियों की गंध थी। किनारे पर पुरानी नावें खड़ी थी और कुछ नाविक अपनी नावों को ठीक कर रहे थे। होम्स ने अपनी टॉर्च निकाली, हालांकि दिन का उजाला था। वाटसन, उसने कहा, यहाँ कोलतार की गंध ढूंढिए और छोटे पैरों के निशान। हम किनारे पर चलने लगे। मैंने मैरी का हाथ थामा ताकि वो कीचड़ में न फिसले। होम्स आगे आगे चल रहा था, अपनी नजरें जमीन पर टिकाए हुए। कुछ देर बाद वो एक जगह रुक गया। यहाँ देखिए, उसने कहा। मैं उसके पास पहुंचा। जमीन पर कुछ काले धब्बे थे, कोलतार के, और पास में छोटे पैरों के निशान थे जो नदी की ओर जा रहे थे। ये वही है, मैंने कहा, लेकिन वो लकड़ी के पैर के निशान कहाँ हैं? शायद वो दूसरी तरफ से आया हो, होम्स ने कहा, या फिर उसने अपने साथी को खजाना ले जाने के लिए भेजा। तभी एक बूढ़ा नाविक हमारे पास आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसके हाथ काले कोलतार से सने हुए थे। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा।
होम्स ने उसकी ओर मुड़कर कहा, हम एक लकड़ी के पैर वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं और उसके छोटे कद के साथी को। क्या आपने उन्हें देखा? नाविक ने अपनी टोपी ठीक की और सोचने लगा। लकड़ी का पैर कहते हैं? हाँ, एक ऐसा आदमी कभी कभी यहाँ आता है। उसका नाम जोनाथन है। वो अकेला रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ एक अजीब सा छोटा आदमी दिखा है, जंगली जैसा। मैं और होम्स एक दूसरे की ओर देखे। कहाँ मिल सकता है वो? होम्स ने पूछा। वो नदी के उस पार एक पुरानी गोदी में रहता है, नाविक ने कहा। लेकिन सावधान रहना, वो गुस्सैल है और उसके पास हथियार है। धन्यवाद, होम्स ने कहा और हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। हम नदी के किनारे एक छोटी नाव तक पहुंचे। होम्स ने नाविक को कुछ सिक्के दिए और हम नाव में सवार हो गए। नाव धीरे धीरे नदी पार करने लगी। मैरी मेरे बगल में बैठी थी और उसकी आंखें पानी को देख रही थी। डॉक्टर वाटसन, उसने कहा, क्या आपको लगता है कि ये जोनाथन मेरे पिता को जानता था? हो सकता है, मैंने जवाब दिया। अगर वो वही कैदी है तो शायद वो आपके पिता और मेजर शोटो से बदला ले रहा हो। नाव दूसरी ओर पहुंची। हम बाहर निकले और एक पुरानी गोदी की ओर बढ़े। वहां लकड़ी की टूटी फूटी झोपड़ियां थी और हवा में कोलतार की गंध और तेज थी। होम्स ने अपनी टॉर्च जेब में डाली और अपनी जेब से एक छोटा पिस्तौल निकाला। वाटसन, उसने कहा, सावधान रहिए। हम एक झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। होम्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। जोनाथन स्मॉल, उसने जोर से कहा, हम बात करना चाहते हैं। अंदर से एक खुरदरी आवाज आई। कौन है? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन है। होम्स ने कहा, हमें आगरा के खजाने के बारे में बात करनी है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा खुला। सामने एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था और उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी। उसका दाया पैर लकड़ी का था जो जमीन पर ठक ठक की आवाज कर रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी। तुम लोग कौन हो? उसने गुस्से से पूछा। और खजाने का नाम कैसे जानते हो? होम्स ने शांत स्वर में कहा, हम वो लोग हैं जो सच ढूंढ रहे हैं। बार्थोलोम शोल्स की आंखें सिकुड़ गई। सोल्ट मर गया, अच्छा हुआ। उसके बाप ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन खजाना वो मेरा है। मैरी आगे आई। मेरा नाम मैरी मोस्टन है, उसने कहा। मेरे पिता कैप्टन मोस्टन थे। क्या आप उन्हें जानते थे? जोनाथन ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मोरन की बेटी? हाँ, मैं उसे जानता था। वो मेरे साथ था जब हमने वो सौदा किया, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया। वो मर गया, मैरी ने कहा। और अब मैं सच ढूंढ रही हूं। जोनाथन हंस पड़ा। सच ये है कि उस खजाने ने हम सबको बर्बाद कर दिया, लेकिन अब वो मेरे पास है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। होम्स ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। तो आपने बार्थो को मारा? हाँ, जोनाथन ने कहा, और अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। तभी झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। मैंने देखा, एक छोटा सा आदमी बाहर निकला। उसका कद मुश्किल से 3 फीट था और उसका चेहरा जंगली जानवर जैसा था। उसके हाथ में एक छोटी नली थी। टोंगा, जोनाथन ने कहा, इन लोगों को देख। होम्स ने मेरी ओर देखा। वाटसन, तैयार रहिए। मेरा हाथ मेरे रिवॉल्वर पर चला गया। उस पल मुझे लगा कि ये सुबह हमारी आखिरी सुबह हो सकती थी, लेकिन होम्स की आंखों में वो चमक थी जो मुझे हिम्मत दे रही थी। मैं, जॉन वाटसन, उस सुबह टेम्स नदी के किनारे उस टूटी फूटी झोपड़ी में खड़ा था। मेरे सामने जोनाथन स्मॉल था। उसका लकड़ी का पैर जमीन पर ठक ठक कर रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा और थकान का मिश्रण था। उसके हाथ में पुरानी बंदूक थी जो मेरी ओर तनी हुई थी। मेरे बगल में शर्लॉक होम्स और मिस मैरी मोस्टन थे और फिर वो छोटा जंगली सा आदमी टोंगा अपनी नन्ही नली लेकर हमारे सामने खड़ा था। हवा में तनाव था और मेरे हाथ में रिवॉल्वर पकड़े हुए पसीना छूट रहा था। वाटसन, होम्स ने धीरे से कहा, शांत रहिए, हमें पहले उसकी बात सुननी होगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजर टोंगा पर टिकी थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे किसी शिकारी की, और उसकी नली का मुंह मेरी ओर था।
मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या था। शायद वही जहर जो बार्थोमू सोल्ट की जान ले चुका था। होम्स ने जोनाथन की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अधिकार था। मिस्टर स्मॉल, उसने कहा, आपने कहा कि खजाना आपका है, लेकिन आपने ये भी कबूल किया कि आपने बार्थो शोल को मारा। हमें सच बताइए, ये सब कैसे शुरू हुआ? जोनाथन की आंखें सिकुड़ गई। उसने बंदूक को थोड़ा नीचे किया, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर थी। सच, उसने हंसते हुए कहा, सच ये है कि मैंने अपनी जिंदगी का हर दिन उस खजाने के लिए लड़ा और हर बार मुझे धोखा मिला। मैरी आगे आई। उसकी आवाज में दर्द था। मेरे पिता, कैप्टन मोरिस्टो, उन्होंने आपको धोखा दिया? जोनाथन ने उसे देखा। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ और झलका अफसोस। मोस्टन, उसने कहा, वो बुरा आदमी नहीं था, लेकिन वो कमजोर था। उसने मेजर सोल्ट की बात मान ली और मुझे अंडमान की उस नर्क में छोड़ दिया। क्या हुआ था? होम्स ने पूछा। शुरू से बताइए। जोनाथन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यही समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग जल्द ही आएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।